गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन है अबाउट हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, कैसे उसकी ग्रोथ हुई और आज हम कहाँ पर हैं, वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, और क्या हम भी उस इतिहास के हिस्से बनने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में तो हम भी इतिहास बन जाएंगे। योगा और नेचुरोपैथी के क्षेत्र में हम इतिहास बनेंगे। तो ये जानते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था, नेचुरोपैथी जो है वो तब से है जब से मनुष्य है। तो अगर हम रिवाइंड करें, पीछे जाएं, देखें, तो हमें ये जानने को मिलता है कि उस एक दौर था जब मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चिकित्सा जो थी वो थी उपवास। और एक श्लोक भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है, लंघनम परम औषधम। लंघनम परम औषधम, जिसका मतलब है फास्टिंग इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। तो ये कहा गया कि पहले के समय में अगर कोई भी अस्वस्थ अनुभव कर रहा होता तो वो सिर्फ और सिर्फ उपवास करके अपने आप को स्वस्थ कर लेता था। और ये प्रक्रिया जानवरों में भी थी, क्योंकि जानवरों में जब उन्हें बीमार होते थे या तकलीफ में होते थे तो वो खाना, सबसे पहले खाना त्याग देते थे। पर फिर एक युग आया जिसको हम लोग कहते हैं ना, रावण युग। तो रावण युग क्या था? रावण युग वो था जो लग्जूरियस लाइफ के बारे में बता रहा था। रावण को हर हर चीज लग्जूरियस लाइफ से जुड़ी हुई थी उसकी। तो लग्जूरियस लाइफ में जहाँ खान पान भी बड़ा स्वादपूर्ण, सारी वैभव और सुख आराम की चीज है, ये उसे प्राप्त थी, तो उसे लंघनम अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा लगेगा? जो लोगों को खाने पीने का शौक होता है उनको फास्टिंग अच्छी लगेगी? आज के युग में पूछ रहा हूं मैं, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो रावण को भी नहीं पसंद था। तो उसने अपने राज्य में मौजूद जितने भी वैद्य थे बुलाया, बोले कुछ ऐसा कुछ आविष्कार करो, ढूंढो जिससे बिना उपवास किए बीमारी का इलाज हो जाए। बिना उपवास किए बीमारी का इलाज कैसे हो जाए? तो तब जड़ी बूटियां जो हैं उनका खोज हुई, उसके बारे में जाना। अब अब लोगों को क्या हुआ, जड़ी बूटी मिल गई तो बोले इससे हम अपनी बीमारियों का तत्कालिक इलाज कर लेते हैं। धीरे धीरे वो एक प्रथा में आ गया। अब लोग उपवास को धीरे धीरे भूल गए। उपवास करने से जो बीमारी ठीक होने की क्षमता थी उसकी, उसका ज्ञान, अब ऐसी स्थिति हो गई कि लोग एक दिन भी भूखे पेट नहीं रह पाते। जिस दिन धार्मिक उपवास करते तो उस दिन वो रात के समय भरपेट तली हुई चीजें खाते। तो उपवास तो करते, जैसे मान लीजिए 8-10 घंटे खाना नहीं भी खाया तो बाद में ऐसा खाना खाया जो दिन भर के उपवास को बिल्कुल यूजलेस बना देता है। तो अब इसलिए धीरे धीरे लोगों ने औषधि पर निर्भरता शुरू कर दी। औषधि से लगा कि औषधि से हम ठीक हो सकते हैं, बट ये भी बताया गया है कि औषधि से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उसके पीछे कारण दिया कि शरीर की एक क्षमता है जिससे वो हर बीमारी को खुद ठीक करता है। इसको हम बोलते हैं बॉडी हैज इट्स ओन हीलिंग पावर। जैसे इस वक्त अगर कोई महिला अपने घर के हर कार्य को खुद संभालती है, घर में भोजन बनाने के साथ साथ घर की हर छोटी छोटी व्यवस्था को वो खुद संभालती है, तो उसको हर चीज का बड़ा ज्ञान है और हर चीज में कौशलता है। हर चीज को वो फटाफट अच्छे से कर लेती है। फिर युग बदला।
अब उसने अपने घर में काम करने के लिए 4 हेल्प ले लिए, होम हेल्प, मेड सर्वेंट्स रख लिए। तो अब इस गृहिणी का काम जो हो गया कम, अभी क्या हो गई, निर्भर हो गई। अब ऐसी निर्भर हो गई कि किसी दिन खाना बनाने के लिए कोई ना आए तो दिक्कत हो, बर्तन मांजने के लिए कोई ना आए तो दिक्कत हो, झाड़ू लगाने कोई ना आए तो दिक्कत हो। क्यों ऐसा हुआ? पहले तो ये सब काम बड़ी सरलता से वो कर लेती थी, पर चूंकि उसने निर्भरता दिखानी शुरू कर दी किसी और पर, तो धीरे धीरे जब जब उसको अपने ऊपर से काम करने की जरूरत पड़ती तो उसको दिक्कत होती। सच है झूठ? तो शरीर के साथ भी ऐसे ही हुआ। शरीर जब को लगा कि ये औषधि आकर के काम कर दे दिए, तो मैं काहे के लिए काम करूं, मैं आराम करता हूँ, औषधि को करने दो काम, ये मेरा काम ये करने को तैयार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो उसने अपने एफर्ट्स को लगाना छोड़ दिया। जब शरीर अपना एफर्ट लगाना छोड़ देता है तो औषधि क्या करती है? औषधि तत्कालिक रूप से बीमारी के उस उद्भव को रोक देती है या कुछ देर के लिए समाप्त कर देती है। बट रोग समाप्त नहीं होता, सिर्फ उस समय के उद्भव को वो कुछ देर के लिए शांत कर दे रही है। तो अब ठीक, अब शरीर तो शांत बैठा हुआ है, फिर कुछ दिनों बाद शरीर की प्रक्रियाएं फिर वही प्रक्रिया के तहत बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि गंदगी जब होगी तो शरीर उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बट नेचुरल है, आप घर में कहीं भी साफ सुथरी गंदगी देखोगे तो क्या करोगे, उसको वहीं रहने दोगे या उसको निकालने की कोशिश करोगे? तो शरीर भी यही कोशिश करता है, उसको देखता है कि अच्छा ये गंदगी आ गई, निकाल दो। बट शरीर के आगे बहुत सारी प्रायोरिटीज है। प्रायोरिटीज क्या है? शरीर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है शरीर की का भोजन का पाचन, क्योंकि उसे पता है कि भोजन बाहर में सड़ जाता है। 8 घंटे अगर भोजन बाहर रह गया तो सड़ जाएगा पका हुआ भोजन, और शरीर के अंदर चला गया तो भी सड़ जाएगा। तो जैसे ही भोजन आता है वो सारे काम एक तरफ छोड़ करके उसमें लग जाता है। तो जब कोई भी शरीर की ऊर्जा अगर एक काम में लगी हुई है तो बाकी काम तो कर नहीं पाएगी। आप यहाँ पर अगर यहाँ उपस्थित हो तो आप घर के तो कोई काम अभी नहीं कर रहे हो, न कर पाओगे। तो वैसे ही शरीर की पूरी निर्भरता पाचन क्रिया को मैनेज करने में होने लगी। तो अब पाचन क्रिया को मैनेज करने के कारण से अब क्या हुआ, हीलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ये सब हुआ नहीं। अब मान लीजिए आप यहीं पर हैं तो घर के सब काम प्रभावित हो गए। यही धीरे 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 लोगों के स्वभाव में आता चला गया, निर्भरता, औषधियों पर निर्भरता, जबकि किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किसी भी तरह की औषधि की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने कहा ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि वो सब कुछ हमें दिया है जिससे हम अपने आप को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा भोजन ही हमारा औषधि है। नोट, हमारा भोजन ही हमारा औषधि है। जो विख्यात एलोपैथ चिकित्सक हैं तो वो कहते भी हैं कि लेट फूड शेल बी योर मेडिसिन, लेट डाइट शेल बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शेल बी योर डाइट। लेट डाइट शेल बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शेल बी योर डाइट। आपका आहार ही आपका जो है दवाई है, औषधि है, और औषधि कुछ नहीं, आपका भोजन ही है। इनपुट को कंट्रोल कर लिया तो बीमारी होने से आप वैसे ही रोक पाओगे। समाज में विषमता कहाँ आई? विषमता आई इनपुट को कंट्रोल नहीं कर पाने की। अब आप बोलेंगे इनपुट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है मन। जब मन परेशान होता है, दुखी होता है, तकलीफ में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसको भोजन से आनंद मिलता है। मनुष्य को आनंद की तलाश के लिए तो ऐसे नशों में आनंद मिलता है, तत्कालिक है, कुछ देर ही रहता है। कोई भी नशा करेंगे आप, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने देखा कि ऑफिस में जाने वाले जो लोग हैं, जो खासकर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, वो हर 1 घंटे बाद आपको चाय ठेले के पास दिखेंगे। क्या कर रहे हैं? तो वहां सिगरेट पी रहे हैं और वहां पर चाय पी रहे हैं। क्यों? बोले बहुत स्ट्रेस है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। तो क्या हो रहा है वहां पर?
हर व्यक्ति चूंकि मानसिक रूप से बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा है, तो वो ऐसे साधनों को देख रहा है जिससे वो अपने आप को बेहतर अनुभव कर सके। ऐसे में भोजन एक सेवियर बन करके आता है। अच्छा स्वादपूर्ण भोजन हमारे कष्ट, हमारी तकलीफ को कुछ देर के लिए समाप्त कर देता है। खासकर स्वीट्स, तली हुई चीजें, जिसमें ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। आइसक्रीम खाने से, मीठा खाने से, स्वाद युक्त भोजन करने से। अब ये भोजन यहाँ तक तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब शरीर के अंदर जाता है तो ये तांडव मचाता है और शरीर के लिए बहुत कष्ट कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने घर में एक हाउस पार्टी रखी, हाउस पार्टी में आपके सारे फ्रेंड्स आए, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद वो चले गए। अब आप बच गए और सारा कचरा और गंदगी बच गई। उसको साफ कौन करेगा? होस्ट ही करेगा ना। यही शरीर के साथ होता है। अब वो इतना सारा कचरा गंदगी आ गया, अब उसके सामने दो चैलेंज है। कैसा चैलेंज है कि उसको अभी तुरंत खाना भी बनाना है, अभी ऑफिस के लिए भी निकलना है और ये गंदगी भी साफ करनी है। तो अब देखिएगा कि ऑफिस पहुंचना ज्यादा जरूरी है, तुरंत फटाफट खाना बनाएगा, निकल जाएगा, गंदगी को छोड़ देगा वहीं पर। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी? जो पहले हमारे सामने जरूरी है, सबसे पहले हम उस कर्म को पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे मनुष्य का समाज जो है वो पूरी तरह से औषधियों पर निर्भर होने लगा। उसको लगा कि औषधि से ही बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कई जगह जिक्र आता है जहां भगवान बुद्ध जो है कहते हैं कि एक शिष्य को जब सर्प दंश कर देता है तो वो कहते हैं कि मिट्टी, गोबर, मूत्र और राख को मिलाकर उसको लगाओ। तो भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं कि मिट्टी का उपयोग उपचार के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे जब औषधियों ने बड़ा स्थान ग्रहण कर लिया तो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस कम हो गई। जरूरत ही क्या है? फास्टिंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है फास्टिंग करना? रिलीजियस फास्टिंग है तो वो हम कुछ अच्छे विचारों के साथ कर रहे हैं रिलीजियस फास्टिंग, या धर्म का पालन करने के लिए कर रहे हैं? धर्म का पालन करना है इसलिए फास्टिंग कर रहे हैं। आज एकादशी है, आज ये उपवास है, आज वो उपवास है, धर्म का पालन करना। पर उपवास का उद्देश्य क्या है? उपवास का उद्देश्य है पूर्ण रूप से पाचन तंत्र को विश्राम। बहुत काम देते हैं उसको। ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम बहुत काम लेते हैं, और ये एक ऐसी मशीन है जिसको हम कभी आराम नहीं करने देते। चलो आप महिलाएं तो बहुत सारे उपवास भी कर लेती हैं, उपवास भी कर लेती हैं, काम भी कर लेती हैं। एक वर्ग पुरुष का है जो उपवास से तो दूर दूर तक उसका नाता नहीं है। सिर्फ खाता है, सुबह खाता है, दोपहर में खाता है, रात में खाता है, शाम को समय मिला तो खाता है, और समय ना हो तो खाता है, खाता है। तो ऐसे में बीमारी क्यों ना हो? और क्या आपको लगता है कि ऐसे कारणों से होने वाली बीमारी का इलाज आहार में छुपा हुआ है? क्या ऐसी बीमारियों का होने वाला इलाज जो है वो औषधियों में छुपा हुआ है? ये खुद आप आकलन कर पाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। एक समय आया था ना जैसे योग भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया था, फिर विदेशों में इसका पुनर्उद्भव हुआ, लोगों ने इसे अपना लिया, तो हमें पता चला अच्छा, अच्छी चीज है, योगा बहुत अच्छा होता है। बोले पता चला हमको, भारतीयों को पता चला। कहाँ से पता चला? बोले विदेशों से, दूर दूर तक लोग बोले योगा अभ्यास करें। बोले अच्छा, इतना अच्छा है तो हम भी करेंगे। तो वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के साथ हुआ, वहां पर इसके प्रति संवेदना पहली जागी, और ऐसे कुछ डॉक्टर्स हुए जिन्होंने उसमें काम किया। जैसे कुछ नाम है, हिपोक्रेट्स, विंसेंट प्रिस्नेस, फादर सेबेस्टियन ने, अर्नोल्ड रिकली, लुइस कुने, एडोल्फ जस्ट, हेनरी लिंडार,
हर्बर्ट एम शेल्टन, J.H. केलॉग एंड बेनेडिक्ट लास्ट, ये कुछ प्रमुख नाम है। तो अब हम अगर हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी में देखें, जो कि बाहर पहले शुरुआत हुई, हमारे पास इंडिया में फिर लेट पहुंचा, क्योंकि हमें तो बाद में ही समझ में आया ना वो चीज। तो कुछ निकला हमसे ही है वापस, पर हम तक दूसरे देश से होकर आता है। बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेड ज्यादा पसंद करते हैं, हमें हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए, गाड़ी से लेकर, परफ्यूम से लेकर, कपड़े से लेकर के सब चीज विदेशी कंपनी के हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमें नेचुरोपैथी भी इम्पोर्टेड अच्छा लगा, योग भी हमें योगा बनकर इम्पोर्टेड अच्छा लगा, इम्पोर्ट हुआ तो अच्छा लगा। तो कुछ नाम आते हैं, जैसे सर जॉन फ्लोयर, बेसिकली ये किसान थे, पर इन्होंने अपने घुटने का इलाज पानी से कर लिया। पानी, बस ठंडे पानी से धीरे 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 इनका घुटना जो कमजोर हो गया था, टूट गया था, तो वो ठीक हो गया। तो उनका विश्वास उस पर जागृत हुआ और उन्होंने उस पर काम किया। तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो हुए वो जल चिकित्सा पे हुए, हाइड्रोथेरेपी पे, क्योंकि पानी सबसे सहज और सरल था, और दूसरा सहज और सरल था मिट्टी। फिर नाम आता है विंसेंट प्रेसनस का, इनको फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जल के माध्यम से ही बहुत सारी फ्रैक्चर्स का, बीमारियों का इलाज किया। और यही वो सज्जन थे जो हिरणों को देखा था उन्होंने, और उनको देख करके उनको मोटिवेशन मिलता है, और फिर वो अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। उसके बाद नाम आता है जॉनस क्रॉथ का, जिन्होंने फिर हाइड्रोथेरेपी पे काम किया। बहुत एक फेमस नाम आता है जर्मनी का, जो कि फादर सेबेस्टियन ने है, जिन्होंने किताब लिखी माई वाटर क्योर, और उस किताब में पानी का उपयोग कैसे किया जाए चिकित्सा के लिए, किस तकलीफ में कैसे पानी का उपयोग किया जाए, उसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर एक नाम आता है एर्नॉल्ड रिकली का, जिन्होंने बनाया एयर एंड सनलाइट सैनिटोरियम। तो वो तीन ही चीजों से इलाज करते थे, बोले आओ मेरे यहाँ, शुद्ध हवा दूंगा, धूप दूंगा, और अच्छा आहार दूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, तीन ही चीज दूंगा। आप आओ मेरे पास बैठो। ऐसा वातावरण बना के रखा था उन्होंने सैनिटोरियम की, जहां से एकदम शुद्ध वायु आती थी। भोजन उन्होंने अपने यहाँ तैयार किया हुआ भोजन देते थे, बोले यही खाना है आपको, जिसमें अनाज कम और फल, सलाद, अंकुरित चीजें ज्यादा होती थी, और धूप। बोले बीमारी को ठीक करने के लिए तीन ही बहुत पावरफुल है। फिर नाम आता है लुईस कोने का, जिनके सिद्धांत हम लोग प्रिंसिपल्स के बाद पढ़ने वाले हैं। लुईस कोने वो नाम है जिन्होंने दो प्रमुख किताबें लिखी, नियो साइंस ऑफ हीलिंग और साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा अगर किताब में। तो इन्होंने एक थ्योरी बताई, उस थ्योरी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीमारी का कारण एक और निवारण भी एक। तो उन्होंने इस सिद्धांत को बाद में समझाया है, हम उसको समझेंगे। इस वक्त हम इतिहास में हैं, तो इतिहास को ही जान लेते हैं पहले। फिर नाम आता है हेनरिच लेमन का, जिन्होंने नेचुरोपैथी में काम किया। अब जिस व्यक्ति का नाम मैं ले रहा हूं, डॉक्टर नहीं, एडोल्फ जस्ट, ये व्यक्ति जो है, उन्होंने किताब लिखी रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, और इसका हिंदी अनुवाद होने के बाद महात्मा गांधी जी के हाथ में ये किताब आई, और फिर वो जो प्राकृतिक चिकित्सा के भक्त बने, तो उन्होंने जब तक वो जीवित रहे वो उसके ही फॉलोअर थे, उसके अलावा कोई चिकित्सा नहीं लेते थे, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा। अपने बच्चों का भी वैसे इलाज किया, पत्नी का भी वैसे इलाज किया, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा। किस किताब ने उनको मोटिवेट किया? तो इस किताब का नाम था रिटर्न टू नेचर, रिटन बाय एडोल्फ जस्ट। फिर नाम आते हैं हेनरी लिंडलार के, जो बेसिकली एलोपैथ थे, और एलोपैथी के दुष्प्रभाव को समझ करके उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव क्राइसिस। ये हम लोग आगे जानेंगे। क्यूरेटिव क्राइसिस, क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है
कि जब शरीर अपने आप को रोग मुक्त कर रहा होता है उस दौरान कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और वो समस्याओं को फिर हम जानेंगे कैसे उसको हम हील करते हैं। उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर, जिसमें उन्होंने सारे सिद्धांत बताए कि कैसे नेचुरोपैथी कार्य करती है शरीर पर, राइट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन से लेकर बहुत सारी चीजों को बताया। फिर नाम आता है बेनेडिक्ट लस्ट। इन्हें फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ नेचुरोपैथी। बेनेडिक्ट लस्ट, मॉडर्न फादर ऑफ नेचुरोपैथी। ये कौन थे? ये थे फादर निप, सेबेस्टियन निप के डिसाइपल थे। वो थे जर्मनी के। तो इन्होंने, फादर सेबेस्टियन निप ने इनको भेज दिया अमेरिका, ले जाओ वहां जाकर प्रचार प्रसार करो, वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है प्राकृतिक चिकित्सा की। तो वहां गए और उन्होंने वहां अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी और अमेरिकन स्कूल ऑफ कायरोप्रैक्टिस की स्थापना की। और जब तक जीवित रहे उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिस वहाँ के लोगों को दिया। उन्होंने मोर देन, इसमें लिखा हुआ है कि मोर देन $2 लाख जो है वो नेचुरोपैथी अपने लाइफ टाइम अर्निंग को नेचुरोपैथी पर दिया लोगों के सेवा के लिए। फिर नाम आता है डॉक्टर हैरी बेंजामिन का। डॉक्टर हैरी बेंजामिन ने कुछ किताबें लिखी आहार पर, जिसके नाम थे डाइट इन हेल्थ एंड डिसीज, सेकेंड एवरीबडीज गाइड टू नेचर क्योर। और चूंकि इनकी आंखें कमजोर हो गई थी, बचपन से ये देख नहीं पा रहे थे ठीक से, तो इन्होंने अपनी कुछ किताबों का अध्ययन करके चिकित्सा की। तो इन्होंने किताब और लिखी, बेटर साइट विदाउट ग्लासेस। भैया आवश्यकता ही तो जननी है ना, आवश्यकता थी, तकलीफ थी, तो उसके कारण से नया शुभारंभ हुआ। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर एक नाम आता है बर्नार्ड मैकफेडन का, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ फिजिकल कल्चर। ये एक्सरसाइज और डाइट, इन दो के अलावा किसी तीसरी चीज पे बात ही नहीं करते थे। ये कहते थे ये दो चीजों पे ध्यान रख लो भाई, आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, एक्सरसाइज एंड डाइट। अब जो नाम आता है उसका नाम है डॉक्टर J.H. केलॉग, या फिर डॉक्टर हटा देता हूँ, J.H. केलॉग बोलता हूँ। जॉन हार्वी केलॉग फुल फॉर्म है इनका, इसमें J.H. केलॉग लिखा हुआ है। इन्होंने दो प्रमुख काम किए, मसाज थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। अब इनकी हाइड्रोथेरेपी की बुक बहुत छोटी सी है। कितनी छोटी सी है? बस इतनी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा पढ़ने भी नहीं बस। डॉक्टर J.H. केलॉग, इनकी किताब का नाम है रैशनल हाइड्रोथेरेपी। मतलब हाइड्रोथेरेपी में इतना जानने को है। तो इन्होंने दो प्रमुख किताबें लिखी, मसाज थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। और जो पूरे अमेरिकन ने उसको पढ़ करके, जितना भी स्वीडिश मसाज इस पूरे संसार में किया जाता है, तो उसके कहीं ना कहीं जनक J.H. केलॉग है। इनके जो मेथड्स ऑफ मसाजेस हैं बहुत ही थेरेपेटिक और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। एक तो जनरल मसाज है कि बॉडी को पूरा मसाज कर दिया, हो गया है। मसाज तो हर किसी को अच्छा लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मसाज अच्छा ना लगता हो? अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो कुछ देर के लिए आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। तो ये थे फॉरेन नेचुरोपैथ्स के बारे में। फॉरेन नेचुरोपैथ्स ने क्या किया, उन्होंने सिद्धांतों को अपने पर अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि वो खुद बीमार थे, तो पहले उन्होंने खुद को उससे ठीक किया और फिर दुनिया को उससे ठीक करने के लिए प्रेरित किया। अब विदेश के बाद अब इंडिया में वो चीजें पहुंची, आ गए अब इंडिया में पहुंचने का समय। तो इंडिया में इस किताब का जो प्रचार प्रसार, जो लुइस खुने की किताब थी, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जो यूनिटी ऑफ डिसीज यूनिटी ऑफ क्योर के बारे में बताती है, उसका सबसे पहला तेलुगु में ट्रांसलेशन हुआ। और उसको ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वेंकट चलपति शर्मा इन 1894। मतलब ये आंध्र प्रदेश वाले हमेशा आगे ही रहते ना, साउथ नहीं, आंध्र प्रदेश।
RR, बाहुबली या मुकेश, तो ये लोग आगे ही रहते हैं ना, तो ये पहले भी आगे निकले, तो वहां के लोगों ने इसे जल्दी अपना लिया नेचुरोपैथी को। और यही कारण था कि इसे सबसे बड़ा जो पहला कॉलेज खुला वो हैदराबाद में खुला नेचुरोपैथी का। डिग्री कॉलेज के पहले था एनडी, जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद को में से एफिलिएटेड था, बैचे। उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया में लोगों का जागरण हुआ, तो वहां पर श्री कृष्ण स्वरूप श्रोत्री जो कि बिजनौर के थे, उन्होंने 1904 में उसका तेलुगु और हिंदी में संस्करण निकाला। तो अब यहाँ पर भी उस किताब को पढ़ने से लोगों में थोड़ी सी आंखों की रोशनी बढ़ी। आंखों की रोशनी मतलब अर्थात उनकी आंखें खुली। फिर वो समय आया जिन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की। वो थे सबसे पहले महात्मा गांधी जी, जिन्होंने रिटर्न टू नेचर नाम की किताब, जो कि एडोल्फ जस्ट की पढ़ने के बाद उनमें बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मेरे भोजन में सिर्फ 5 चीजें होंगी, 5 के अलावा छठवीं चीज कोई नहीं खाऊंगा। दिन भर में मैं 5 ही चीजें खाऊंगा, 5 तरह की चीजें खाऊंगा। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर कृष्णम राजू, जिन्होंने भीमावरम में जो है हॉस्पिटल की शुरुआत की। नेचुरोपैथी से उन्होंने इलाज किया इस चीज को अध्ययन करके। फिर नाम आता है संत विनोबा भावे जी का, जिन्होंने भगवत गीता पर एक अच्छी किताब लिखी, गीता प्रवचन, और वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के पूरी तरह से प्रचारक थे, फॉलोअर थे। हमारे प्रधानमंत्री भी नियमित, जवाहरलाल नेहरू जी नियमित योगा किया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, वो भी प्राकृतिक चिकित्सक के फॉलोअर थे। 100 ईयर एज रही। तो श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो कि एक एलोपैथ चिकित्सक थे, और उसके दुष्प्रभाव को जानने के बाद उन्होंने उसको छोड़ करके नेचुरोपैथी को अपना लिया। फिर नाम आता है डॉक्टर जानकी शरण वर्मा। इन्होंने एक अच्छी किताब लिखी, रोगों की अचूक चिकित्सा। फिर कलकत्ता के थे डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी। इन्होंने अनेक किताब लिखी, कुछ किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। इसके अलावा नाम आता है डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा का, जो कि तमिलनाडु से थे, और उन्होंने किताब लिखी प्रैक्टिकल नेचर की ओर। काफ़ी अच्छी किताब है, जिसमें आपको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स की मोडालिटीज, हाइड्रोथेरेपी को कैसे यूज करना है, उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर कुछ नाम आते हैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद का। वैसे तो इनके 2 प्रमुख शिष्य हुए, एक जिनका नाम था डॉक्टर विट्ठल दास मोदी, और एक था महात्मा जगदीश्वरानंद। तो बालेश्वर जी जो हैं, उन्होंने इन 2 लोगों को तैयार किया, और इन 2 लोगों ने क्या किया वो हम थोड़ी देर बाद जानते हैं। इसके अलावा नाम आता है डॉक्टर महावीर प्रसाद पोद्दार का। आपने आरोग्य मंदिर गोरखपुर का नाम सुना होगा, अगर प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो। एक आरोग्य मंदिर है गोरखपुर में, जो कि बहुत ही पुराना है, और जिसके मुख्य संस्थापक जो हैं वो विट्ठल दास मोदी जी हैं। और पर उस स्थापना में मदद की थी महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने। इसके अलावा डॉक्टर शरण प्रसाद, जो कि कलकत्ता थे, उन्होंने काफी किताबें लिखी। श्री बालकोवा भावे, जो कि विनोबा भावे जी के भाई थे, इन्होंने, गांधी जी ने एक हॉस्पिटल उर्ली कांचन में स्थापित किया था, पुणे के पास में, तो ये वो वहां पर थे, चिकित्सक के रूप में थे। बालकोवा भावे विनोबा भावे जी के भाई थे। महात्मा जगदीश्वरानंद जी जो है, उन्होंने एक कोर्स शुरू किया था नेचुरोपैथी पे, जिसका नाम था NDDY, नेचुरोपैथी इन योगा पे कोर्स था। विट्ठल दास मोदी जी कैसे फेमस हुए, तो उन्होंने बहुत ही रॉ लेवल पर नेचुरोपैथी शुरुआत की गोरखपुर में, और धीरे धीरे उन्होंने एक पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसमें वो काफी फेमस हुई, जिसका नाम था आरोग्य। तो आरोग्य, उनके संस्थान का नाम था आरोग्य मंदिर, और उनकी पत्रिका का नाम था आरोग्य। और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया उसका काफी ज्यादा सर्कुलेशन होता था। तो उसमें रोग मुक्ति की एक कहानी, एक कॉलम आता था जिसमें रोग मुक्ति की कहानी, जिसमें कई लोग कई दिनों से बीमार हैं, और 2-2, 3-3 महीने की प्राकृतिक चिकित्सा से उनकी पुरानी जटिल बीमारियां जो हैं वो ठीक हो गई। तो ऐसा उस पत्रिका के कारण से लोगों में जागरण हुआ। लोग अपनी समस्याओं को तो पहले तो लोग बताते नहीं है,
कुछ तो ऐसी जी रहे होते हैं उस समस्याओं के साथ, स्वीकार करके कि नहीं बस हमारी जीवन तो ऐसे ही चलने वाला है। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर एस.जे. सिंह। ये बाहर से पढ़ के आए, विदेश से प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ के आए, इंडिया में आए, कलकत्ता में डायमंड हार्बर पर इन्होंने जो कॉलेज था वहां पर ये उसके प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। लगभग 40 किताबें उन्होंने लिखी हैं इस पर। इसके अलावा जो नाम प्रमुखता से आता है, आपने भीमावरम में जो डॉक्टर थे उनके 2 प्रमुख शिष्य हुए, उनके नाम थे डॉक्टर वेंकट राव एंड श्रीमती विजय लक्ष्मी। तो वेंकट राव जी जो हैं उन्होंने ही जो कलकत्ता हैदराबाद में एनडी कॉलेज की स्थापना की, जो कि 4 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम था नेचुरोपैथी पर, और दोनों ने मिलकर के वहां पर किया। फिर गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिला, वो प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योरली गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेज के रूप में उसका वो हुआ। और बाद अभी पहले वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, बाद में वहां पर जब हेल्थ यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई, तो एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी जब फॉर्म हुई तो वो कॉलेज उससे एफिलिएट हुआ। उसके अलावा जो नाम आता है सेठ धर्मचंद सरावगी जी का, आप संगीता सरावगी जी को जानते हैं? हाँ, तो उन्हीं की फैमिली से हैं ये, हाँ जो आते हैं। तो इन्होंने स्थापना की थी अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी पर ऊपर से पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर से। तो सेठ धर्मचंद, तो सेठ किसके आगे लगाते हैं आपको पता है। ये तो एक देखिए बेसिक एक अभी क्या स्थिति है हम ये समझते हैं, ये किन लोगों ने पहले काम किया और कहाँ तक पहुंचा। तो अभी तक नेचुरोपैथी जो है वो उसको डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू किया जाता था। 18 नवंबर 1945 1945 गांधी जी ने एक प्रण लिया, बहुत बीमार थे वो, तो उनका इलाज हुआ पुणे में स्थित एक संस्थान में। तो जब वहां उनका इलाज, जहां पर डॉक्टर थे डॉक्टर दिनशॉ मेहता, तो बहुत बीमार थे, तो वहां उनका इलाज हुआ। तब उन्होंने 18 नवंबर 1945 को एक प्रण लिया कि मैं इससे प्राकृतिक चिकित्सा को सब जगह पहुंचाऊंगा, और तब फॉर्म हुआ अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जिसका मुख्य कार्यालय राजघाट दिल्ली में। तो पहली संस्था जो फॉर्म हुई है वो है अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जिसकी स्थापना करवाई थी गांधी जी ने, और इसलिए वर्तमान में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक लैंडमार्क है 18 नवंबर, उसको मनाया जाता है। अब जिस स्थान पर गांधी जी का इलाज हुआ था उस स्थान को बना दिया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन से ठीक लगा हुआ है। गवर्नमेंट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, जहां न्यूनतम या निःशुल्क जो है वो नेचुरोपैथी और योगा का ट्रीटमेंट होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ठीक एंट्रेंस पे उन्होंने एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए कैंटीन रखी है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। तो वहां पर कोई भी आकर के उसको ग्रहण कर सकता है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क वो लोग लेते हैं। पर विशेषता क्या है, शुगर फ्री, मैदा फ्री, जो भी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको छोड़ करके वो सारी चीजें वहां मिलती हैं। तो ऐसा है वहाँ के बहुत सारे, चूंकि पुणे में बहुत सारा कॉर्पोरेट कल्चर है, तो बहुत सारे लोग वहां से नाश्ता करके निकलते हैं, वहां से टिफिन कैरी करके निकलते हैं, ताकि उनको दिन भर हेल्दी खाना मिल सके। नहीं तो पुणे में लोगों का थोड़ा सा स्वाद मोर टुवर्ड्स ऑयल एंड स्पाइस है, तो वो उस चीज का उन्होंने वहां सॉल्यूशन किया। इस समय अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के पास मोर देन 3.5 करोड़ का कोष है, जो कि वो लोग नेचुरोपैथी के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। उसी का एक सब डिवीजन है, स्टेट लेवल का डिवीजन है, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद। मतलब अखिल भारतीय, मतलब इट इज ऑल इंडिया लेवल, जैसे एम्स है ये स्टेट का है। तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का जो हेड ऑफिस है वो ये है।
तो एक ये ग्रुप में भी है ना इसका। हाँ। सेवा नामदेव के नाम से। हाँ, वो इसके हिस्से हैं। मैं एक्चुअली वहीं से अभी कोर्स कर रही हूँ। ओके। ईयर तो हो गया ना, एक साल का हो गया। लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, तो नामदेव जी भी इस संस्थान के हिस्से हैं। तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का जो मुख्य ऑफिस है वो है 25 शालामार चौबे कॉलोनी है। तो अब आप जहाँ बैठे हैं, अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका डिवीजन कैसे हुआ है और कैसे ये काम कर रहा है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो तब ये छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा परिषद सन 2000 में बना। तो उस समय इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर गुरु गोस्वामी, जो कि आनंद नगर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, वो उसके अध्यक्ष हुए। और शुरू से एक कोर्स चलाया गया जिसके माध्यम से लोगों को नेचुरोपैथी और योगा से जोड़ा जा सके। उस कोर्स का नाम था NDDY। और दूसरा जो कोर्स है जो अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद चलाती है, जो 1 साल का और 3 साल के कोर्सेज चलाती हैं, वो DNYS। और उसके तहत लोगों को, उनका उद्देश्य क्या है कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जोड़ें। बट यहाँ पर अब एक थोड़ी सी समस्या दूसरे तरफ की है। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ हुई नेचुरोपैथी में, तो ग्रोथ के साथ में ऑथेंटिक डिमांड आने लगी। तो उन्होंने तब स्थापना हुई बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जो समकक्ष था किसी भी चिकित्सा विज्ञान के, चाहे MBBS, आयुर्वेद की डिग्री को क्या कहा जाता है, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, BHMS जिसे कहा जाता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल साइंसेस। ठीक है, तो वैसे ही है नेचुरोपैथी, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। किसी भी मेडिकल कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 5.5 साल का होता है, अनलाइक एनी अदर काइंड ऑफ ग्रेजुएशन जो कि सिर्फ 3 साल के होते हैं। तो 5.5 साल के इस कोर्स को कर लेने के बाद जो चिकित्सक बाहर आए, उनको डिग्री मिली BNYS, और उनको पहचान मिली एक डॉक्टर के रूप में, और उनका गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूर्ण किया गया। अब वो रजिस्टर्ड हैं डॉक्टर्स गवर्नमेंट के अंदर में, और वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जो लोग DNYS करेंगे या अन्य कोई डिग्री करेंगे जो कि डिप्लोमा के स्तर पे होगा, उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं करती है। तो अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग हो गए। अब देखिए क्या समझ, एक कैटेगरी हो गई जो कि डिग्री धारक है, और एक कैटेगरी है जो नॉलेज बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड काम कर रही है। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर विठल दास मोदी जी के पास कोई डिग्री नहीं रही होगी, पर उनका जो अभ्यास, उनका अनुभव था, वही बड़ी बीमारियों को उन्होंने ठीक कर लिया। आज बाबा रामदेव जी ने अगर हरिद्वार में योग ग्राम खोला है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोला है, तो वहां पर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र नीरज, हो सकता है उनके पास डिग्री नहीं है, पर उनके पास चिकित्सा का अद्भुत अनुभव है। तो अब विषमता कहाँ पर आई, एक तरफ डिग्रीधारी इकट्ठा हो गए और एक तरफ अनुभव, तो इनके बीच तो कोई दिक्कत नहीं। पर मान लीजिए जिन्होंने 1 महीना या 2 महीना पढ़ने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया और वो इनके साथ compete करने लगे, तो वहां पर क्या समस्या आएगी, वो लोग इनको क्वैक बोलेंगे। क्वैक का मतलब समझते हैं? क्वैक का मतलब होता है कि झोला छाप डॉक्टर जो कि आम भाषा में कहा जाता है। तो उससे बाहर आने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राकृतिक चिकित्सक बनिए, योग चिकित्सक बनिए। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या है, एक चिकित्सक का काम है स्वयं को स्वस्थ रखना और दूसरे जो अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ करना सिखाना, राइट। तो इसी कड़ी में सरकार ने और भी केंद्र खोले। एक केंद्र खोला दिल्ली में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसका नाम था CCRYN। अब अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जब बढ़ने लगी, तो जहां पर बड़ी संस्था होगी
तो वहां पद के लिए हमेशा लड़ाई हो गई। तो जब पद की लड़ाई हुई तो उस दौरान सूर्य प्रकाश, जो सूर्या के फाउंडर हैं जयप्रकाश जी, सूर्या बल्ब्स एंड ट्यूब्स, तो वो भी नेचुरोपैथी के थ्रू ही ठीक हुए। काफी बीमार रहते थे वो, तो एक उम्र के बाद उन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफ का इलाज नेचुरोपैथी से किया, तो वो एकदम उसके फॉलोअर बन गए। तो वो चाहते थे कि मुझे भी पद मिले अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद में, क्योंकि मेरे पास नाम भी है, धन भी है, वैभव भी है। पर वहां पर उनको वो प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी ही संस्था खोली जिसका नाम रखा उन्होंने INO, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उन्होंने हरियाणा में झिंझोली नाम का स्थान है जहाँ पर सामान्यतः ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ स्कूल चलाते हैं वो लोग, तो वहां पर उन्होंने उसकी स्थापना की। तो इस तरह से अभी देखा जाए तो अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट यूनिट्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, ये लोग इंडिविजुअल बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड बॉडीज हैं ये लोग, गवर्नमेंट मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म्स एंड सोसाइटीज में इनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऑथेंटिक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दे आर वर्किंग एज ए ऑथेंटिक बॉडी। एक तरफ एक और जो है खंड आया जिसका नाम था इनायगमा, इंडियन नेचुरोपैथी एंड योगा ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। तो ये लोग क्या है, ये जितने भी BNYS डिग्रीधारी डॉक्टर्स हैं, ये लोग ये उनका समूह है। अब प्राकृतिक चिकित्सा थी तो बहुत सहज और सरल। महात्मा गांधी जी के उद्देश्य से उर्ली कांचन नामक स्थान पर, जो कि पुणे से कुछ थोड़ी दूरी पर है, 200 बेड का हॉस्पिटल स्थापित हो गया। 200 बेड के हॉस्पिटल की स्थापना होने से वहां दूर दूर से लोग आने लगे। और इस वक्त वहां पर जो डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर अभिषेक देवकर, जो कि रायपुर से ही सुंदरनगर के रहवासी हैं और वो वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। और उनकी लाइफ की जर्नी क्या थी, वो अस्वस्थ थे जब 11th-12th में थे। तो अस्वस्थ होने के कारण से उनको जो समस्या थी, उनके इलाज के लिए उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा लिया यहाँ आकर के। उस समय तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मेरे फादर जो है वो किया करते थे। और वो ठीक होने के बाद ये निर्णय लिया कि अब मुझे भी नेचुरोपैथी पढ़ना है। तो जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे उसी कॉलेज में वो पढ़ने गए और चिकित्सक बनकर के आज वो गांधी जी के द्वारा स्थापित इतने बड़े चिकित्सा केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, बहुत छोटी सी शुरुआत होती है। मेरे जीवन का अनुभव भी कुछ ऐसे ही रहा। जब मैं छोटा था, 6-7 में था, तो एक जटिल रोग जो है मुझे हुआ, जिसमें सांस नली दब रही थी। यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही थी एक, तो उस ग्रोथ के कारण से सांस नली दबते जा रही थी। तो मेरे फादर चूंकि नेचुरोपैथी के फॉलोअर थे, एलोपैथी किसी चिकित्सा को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बोले बेटे को कुछ होगा तो मेरा ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मुझे 40 दिन लिक्विड फास्टिंग पे डाल दिया। 40 डेज का जूस फास्टिंग किया, ऐसे सूख के मैं खाटा हो गया, कैसे कोई हवा थूके तो उड़ जाए। पर वो जो तकलीफ थी, वो बीमारी थी, वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गई। उस वक्त मुझे दुर्ग में पद्मनाभपुर में एक चिकित्सा केंद्र है जो कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चंद्राकर जी चलाया करते थे। तो वहां पर मैं रहा और मुझे पानी पे ही रखा गया, जूस भी नहीं दिया जाता था। तो नहीं, मेरी मदर थी साथ में। तो उस अनुभव के बाद जब मैं ठीक हुआ तो उन्होंने मेरे दिमाग में बैठा दिया कि तुमको इसी का चिकित्सक बनना है और इसकी हाईएस्ट डिग्री लेनी है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की। 1996 में मैंने BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस, जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया का, SDM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ से मैंने अपनी डिग्री 2000 में पूर्ण की। और 2002 से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे कुछ नाम हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में एक पहचान बना के रखे हुए हैं। उनमें से आपको और इन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास एक बुक है, उसे आप देख सकते हैं।
कल मैंने एक PDF शेयर किया था, उस PDF में आपको वो सिर्फ जानने के लिए, इट इज जस्ट टू लुक एन ओवरव्यू, पढ़ने के लिए इतना। अब प्रमुख हॉस्पिटल्स कौन कौन हैं, कौन से हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसमें नाम आता है डॉक्टर सीताराम जिंदल जी का, जिन्होंने स्थापना की जिंदल नेचर क्योर एंड योगा इंस्टीट्यूट की, INYS के नाम से, जहाँ पर देश विदेश से लोग चिकित्सा के लिए जाते हैं। वहाँ पर चिकित्सा सुलभ भी है और कॉस्टली भी है। वहाँ निःशुल्क चिकित्सा भी होती है और वहाँ पर एक दिन का 40-50 हज़ार रुपये भी लगता है। तो दोनों ही पैटर्न है। तो धीरे धीरे समय के साथ है तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सरल और सीधी सी, पर चूंकि इसमें व्यवस्थाएं बहुत लगती हैं, इसलिए इसका कॉस्ट उसके कारण से बढ़ जाता है। बट अगर कम व्यवस्थाओं के साथ भी हम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास, पर चूंकि आज का युग आकर्षण का युग है, देखने से ही विश्वास करता है, उसको चीजें अच्छी दिखनी चाहिए। फायदा तो छोटी छोटी सिंपल चीजें ही करेंगी, पर उसको चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, तब उसको लगता है कि ये मैं किसी जगह पे चिकित्सा करवा रहा हूँ। तो बस वही बात है, नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सरल और सहज चिकित्सा है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपके लिए अपने जीवन को आसान बनाना उतना ही आसान हो जाएगा, आपकी हर चीज उतनी आसान होती जाएगी। तो जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। राइट, नॉर्दर्न इंडिया में हम जाएंगे तो वहाँ पर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है बालाजी निरोग धाम करके, जो कि एक्शन ग्रुप, जो लोग शूज एक्शन शूज बनाते हैं, वो ग्रुप है जो वो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चलाता है। जयपुर में एक हॉस्पिटल है जो कि बस्सी में है स्थित, जो कि 200 बेड का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। वर्तमान में बाबा रामदेव ने योग ग्राम में एक बड़े इन पेशेंट हॉस्पिटल की स्थापना की। तो इस तरह से बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की अब पूरे भारत में स्थापना हो चुकी है, जहाँ से दूर दूर से लोग चिकित्सा कराने के लिए जाते हैं, और सभी तरह के लोग हैं। चिकित्सा कराने के लिए मंत्री भी जाते हैं, कॉर्पोरेट्स भी जाते हैं, फिल्म स्टार्स भी जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई चिकित्सा है ही नहीं। सर ये जो सर्जरीज वगैरह होती है, इसलिए भी नेचुरोपैथी से ठीक हो जाती है? ये सर्जरी हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट सर्जरी हुई, तो ऐसे जैसे हमारे एक मित्र हैं जो काम कर रहे हैं हार्ट पर, यहाँ पर देवेंद्र नगर में एक क्लिनिक है डॉक्टर विमल छाजेड़ जी के ग्रुप का, साउल हार्ट क्लिनिक। ये लोग बिना सर्जरी के हार्ट को ठीक करते हैं। विमल, हाँ, उनका यूट्यूब चैनल भी आता है, देखा आपने? तो ये बिना सर्जरी के हार्ट को ठीक करते हैं। इसमें काम करने वाले जितने भी चिकित्सक हैं वो डॉक्टर नेचुरोपैथ से हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंजियोग्राफी से या एंजियोप्लास्टी से ही चीजें ठीक हो सकती हैं, नेचुरोपैथी में भी मेथड्स हैं जिससे चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो सर्जरी की नौबत आती ही क्यों? जब हम हार्ट हृदय रोग को समझेंगे तो शायद तब आपका समझना आसान हो जाएगा कि व्यक्ति बीमार हुआ क्यों, और बीमार होने के बाद उस समस्या का निराकरण सर्जरी की जरूरत क्यों। ब्लॉक ज्यादा होने से ही तो दिक्कत है। उस लेवल तक पहुंचा क्यों? जीवन शैली के कारण से पहुंचा, भोजन शैली के कारण से पहुंचा। इसके अलावा आज बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं ऑल ओवर इंडिया, मोर देन 50 कॉलेजेस जो हैं वो ये कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जितने भी जन सामान्य हैं उनको हम जागरूक करें कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और क्यों उसे अपने जीवन में अपनाना। अगर हमने एक को भी जागृत कर लिया तो हो सकता है वो एक मशाल से दूसरी मशाल को जला देगा, दूसरी मशाल तीसरी मशाल को जला लेगी, और ऐसा करके एक चेन बन जाएगी। लोग स्वस्थ रहना सीख जाएंगे तो बीमारी पे जो इतना पैसा खर्च होता है उसकी जरूरत ही कम हो जाएगी। अगर आप साल भर स्वस्थ रह जाओ तो आपको कौन सी दवाई खानी पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी कोई दवाई खाने की आपको? तो स्वस्थ रहने के लिए करना ही क्या है? सिंपल सिंपल सिद्धांत, 5 सिद्धांतों का पालन करना है। तो ये था आज का डिस्कशन, जिसको मैं यहाँ पर अभी विराम देता हूँ।
पास मतलब अनुभव से वो है कि उन्होंने भी डिग्री मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। तो जो डिग्री रहते हैं वो देखते हैं ना ब्राइट डॉक्टर यस, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो इस वक्त ये ऑनलाइन सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। जी सर, थैंक यू।